चैट जीपीटी का यूज करके हम क्यूआरएम कैसे बनाते हैं, इसका हम कंप्लीट डेमोस्ट्रेशन इस वीडियो में करने वाले हैं। कई सारे पर्सन्स के कमेंट थे और मुझे मैसेज थे कि हमको एक क्यूआरएम के ऊपर कंप्लीट डेमोस्ट्रेशन चाहिए। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट हमारी फैसिलिटी में इंट्रोड्यूस होता है, तो हम उसको कैसे मतलब क्यूआरएम को अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकती है और हम उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो इसी को इस वीडियो में हम कंप्लीट एक डेमो के थ्रू समझेंगे। और हम इस वीडियो में चैट जीपीटी का यूज करने वाले हैं, तो जिसकी हेल्प से हम क्यूआरएम को मतलब बहुत जल्दी बना सकते हैं। जैसे अगर आप एक क्यूआरएम को बनाने में अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 डेज का टाइम लगता है, बट हम चैट जीपीटी का यूज करके इसको केवल मात्र 1 डे विद इन आवर भी बना सकते हैं इसको हम, अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो। सो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आई होप कि आपको यहाँ पर ये स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर टाइटल वगैरह हम क्यूआरएम का डालते हैं, क्यूआरएम का डेमो, उसका क्यूआरएम का नंबर। और बाकी ये तो हमारा सेकेंडरी चीज है, हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिवली रिस्क एनालिसिस, कि हम कैसे रिस्क को एनालिसिस करते हैं, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रिपरेशन एंड अप्रूवल पेज है। तो एक जस्ट ये एक डेमोस्ट्रेशन टाइटल है, प्रोटोकॉल फॉर रिस्क क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन, क्या इंट्रोडक्शन रहेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे कैसे इसको हम बनाएंगे। तो चलिए इसको बिना देर किए हम डायरेक्टली हमारे क्वांटिटेटिवली जो रिस्क एनालिसिस है हम उसके ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जस्ट आप देख रहे होंगे कि ये हमारा टेबल है। सबसे पहले प्रोसेस स्टेप है, सेकंड हमारा कॉलम है पॉसिबल फेलियर मोड, थर्ड हमारा एस मतलब सेवेरिटी है, और ओ मतलब अकरेंस है, और उसके बाद हमारा आता है करंट कंट्रोल मेजर्स। देन फिर हमारा आता है डिटेक्शन नेक्स्ट कॉलम में। फिर हम यहाँ पर आरपीएन कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें आरपीएन का फॉर्मूला है एस इंटू ओ इंटू डी। जो भी हमारी यहाँ पर वैल्यू रहेगी उसका जो टोटल आएगा उसको हम यहाँ पर करेंगे। अगर हमारा रिस्क का लेवल 25 से ज्यादा है, 26 से ज्यादा है, तो हमारा रिस्क का लेवल हो जाएगा मीडियम। 26 से बिलो है तो हमारा हो जाएगा लो। और 49 प्लस होगा अप्रोक्सीमेट, तो उसके और 49 से 125 के बीच में रहने का, तो वो हमारा हो जाएगा हाई रिस्क। ठीक है, देन हमारा यहाँ पर अगर हाई रिस्क और मीडियम रिस्क है तो हमको एडिशनल कंट्रोल मेजर्स की रिक्वायरमेंट है, वो हम यहाँ पर डालेंगे। फिर उसके बाद ये जो पोर्शन है टीसीडी, हम इसका क्या रहेगा, फिर जब ये एडिशनल कंट्रोल मेजर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम फिर से सेवेरिटी, अकरेंस और डिडक्शन। तो सेवेरिटी हमेशा फिक्स रहती है, कम नहीं होती है। तो हम अकरेंस और डिडक्शन के ऊपर ही बात करेंगे कि हम जब मिटिगेशन प्लान हमारा कंप्लीट होता है तो क्या हमारी रिस्क कम हुई या नहीं हुई, और फिर रिस्क का लेवल कितना था। अगर पहले हाई रिस्क थी, हमारा मिटिगेशन प्लान लेने के बाद वो हमारा रिस्क का लेवल लो हो गया, तो क्या ये ऐसा होता है, तो इसमें हम बात करेंगे। तो चलिए अभी हम मैं आपके साथ चैट जीपीटी का एक प्रॉम्प्ट शेयर करता हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए रेडी करके रखा है ताकि हमको कोई देरी ना हो। तो जैसे मैंने ऑलरेडी इसको एक लिख के दिया है कि हाय, ये चैट जीपीटी है। अगर आप चैट जीपीटी को नहीं जानते तो चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो काफी अच्छा मतलब वर्क करता है। तो इसमें जैसे कि मैंने इनको लिख के दिया चैट जीपीटी को कि हाय, आई वांट प्रिपेयर अ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस इन एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, so that I want prepare thoroughly assess all 6 systems of the pharmaceutical industry। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो। सो प्लीज एक लाइक, मतलब यहाँ पर हमने उसको बोला है कि आप एक फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एनालिस्ट की तरह एक्ट करो एंड प्रोवाइड द पॉसिबल फेलियर मोड्स फॉर इन ऑर्डर टू फर्स्ट सिस्टम फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट सिस्टम, सेकंड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम, थर्ड प्रोडक्शन सिस्टम, फोर्थ लेबोरेटरी सिस्टम, फिफ्थ पैकेजिंग एंड लेबलिंग सिस्टम एंड सिक्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अभी यहाँ पर फिर मैंने उसको नीचे दिया कि प्लीज गिव फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबल फेलियर मोड्स रिलेटेड टू इस सिस्टम। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉसिबल फेलियर मोड्स निकालेंगे। तो हमारा जो प्रोसेस स्टेप है यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट। तो इस तरह से हम फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट। तो अभी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी हमारा कोई अ, तो अभी हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या वो फैसिलिटीज में इंट्रोड्यूस होगा। तो अभी हमारा ये जो
क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हम एक नए प्रोडक्ट को हमारी फैसिलिटी में स्टेब्लिश कर रहे हैं। मतलब कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट स्टेब्लिश्ड है, तो उसके साथ में हम एक नया प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो प्रोडक्ट को जब हम लेते हैं तो हम उसके पहले एक रिस्क मैनेजमेंट करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट को हमारी साइट पे आने से कोई रिस्क तो नहीं है। तो हम उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। अगर रिस्क हाई है और वो मिटिगेट नहीं हो पा रही है, मतलब रिस्क कम नहीं हो पा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये सबसे पहले एक क्यूआरएम करके देखते हैं। अगर मान लो कि हमने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया और उसके बाद अगर हमको रिस्क मिलती है, तो क्या होगा कि हमारे प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट को हम ले लेंगे, हमारा कई सारा वर्क हमने किया वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्यूआरएम पहले करते हैं। तो क्यूआरएम में हम क्या, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आपके 6 सिस्टम है। तो ऑलरेडी इसके ऊपर एक मैं ओवरव्यू करके एक वीडियो मैंने क्यूआरएम के ऊपर अपलोड कर रखा है। तो अगर इसको देखने के बाद आप उसको भी देख लेना। तो उसमें भी मतलब मैंने आपको बताया है कि कैसे हम क्यूआरएम को अप्रोच करते हैं और कैसे क्यूआरएम होता है, क्या क्या रेटिंग्स होती है, कैसे मतलब रिस्क की रेटिंग रैंकिंग करते हैं, सेवेरिटी क्या होती है, डिटेक्शन क्या होता है, अकरेंस क्या होता है, पॉसिबल फेलियर मोड्स क्या होते हैं। तो ऑलरेडी मैंने ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है उसमें। तो आप, मैं उसकी लिंक भी यहाँ पर लगा दूंगा इस वीडियो के नीचे, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट की। क्यों? क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में सबसे पहले जो फैसिलिटीज और इक्विपमेंट्स ही लगते हैं, मतलब कमीशनिंग होता है प्लांट का, उसके बाद ही वहाँ पे हम मटेरियल मैनेजमेंट, मतलब वेयर हाउस से रॉ मटेरियल वगैरह लेते हैं। उसके बाद उसको हम टेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब प्रोडक्शन करते हैं। फिर हम लेबोरेटरी में टेस्टिंग करते हैं, जो हमारा फोर्थ सिस्टम है। और फिर हमारा जो फिफ्थ सिस्टम है वो पैकेजिंग एंड लेबलिंग सिस्टम, मतलब कि जब तक हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक हम पैकेजिंग एंड लेबलिंग नहीं कर पाएंगे। और फिर लास्ट में हमारा होता है बेच रिलीज का सिस्टम, तो उसमें हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आता है, जो इन सारे जो 5 सिस्टम है इससे पूरा कनेक्टेड होता है वो। तो इसी इसी स्टेप में हम, मतलब इसी सीक्वेंस में हम इसको प्रिपेयर करने वाले हैं। और ऑलरेडी मैंने ये प्रीवियस वीडियो में बताया भी हुआ है। ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पर लिख दिया फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट। तो अभी हम वापस आते हैं, तो इसने क्या बोला। ठीक है, ये ने बोला कि अंडरस्टूड, मतलब उसको समझ में आ गया कि हमने जो क्या बोला है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा जो प्रीमाइसेस, यूटिलिटीज, एचवीएसी, इक्विपमेंट, मेंटेनेंस। तो फैसिलिटी रिलेटेड जो फेलियर मोड्स है वो हमारे क्या क्या हो सकते हैं। इनएडेक्वेट सेग्रीगेशन बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड न्यू प्रोडक्ट ऑपरेशंस। तो अभी हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर सेग्रीगेशन, हमारे जो एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोडक्ट है उनके बीच में सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या कर, तो ये हम अभी हमको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, पोटेंशियल फेलियर मोड्स को ही लिखना है। फिर बाद में हम जब नेक्स्ट स्टेज में आएंगे तो हमको इसके अगेंस्ट में कौन कौन से करंट कंट्रोल मेजर्स हमारे पास अवेलेबल है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो दूसरा हमारा है इनसफिशिएंट रूम क्लासिफिकेशन फॉर न्यू प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, इन अप्रोप्रिएट मटेरियल। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है, इस तरह से कॉपी करके डायरेक्टली हम इसको यहाँ पर हमारे जो पॉसिबल फेलियर मोड्स है, फैसिलिटी और इक्विपमेंट्स, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे वो यहाँ पर पेस्ट हो गए। ठीक है। अब यहाँ पर अब वर्ड की सेटिंग वगैरह हम बाद में भी कर लेंगे। तो क्योंकि अगर मैं वर्ड की सेटिंग करने जाऊंगा तो हमारा काफी टाइम चला जाएगा। तो जैसे इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड न्यू प्रोडक्ट ऑपरेशन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वन बाय वन भी पेस्ट कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। आपके यहाँ अगर आपको इंडिविजुअल हर एक पॉसिबल फेलियर को रेटिंग रैंकिंग करना है तो हम इंडिविजुअली कर सकते हैं, और इंडिविजुअली बेस्ट रहता है। बट अभी इस डेमो में वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक चीज को करने जाऊंगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सबको एक साथ ले लिया। तो बेटर रहेगा कि हम इसको एक एक इस तरह से यहाँ पर इसको स्प्लिट करके, ड्रॉ टेबल करके, इसको हर एक को हम एक सिंगल सिंगल या नंबरिंग दे देंगे, और हर एक नंबर के आगे क्या क्या उसका करंट कंट्रोल मेजर्स है वो भी कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पर टेबल बनाकर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो अभी मेरा यहाँ पर क्या, फैसिलिटीज में जब भी कोई प्रोडक्ट आएगा तो उसका जो पॉसिबल फेलियर मोड्स क्या क्या हो सकते हैं, इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड न्यू प्रोडक्ट ऑपरेशंस। दूसरा हो सकता है इनसफिशिएंट रूम क्लासिफिकेशन फॉर न्यू प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। तो अभी हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो न्यू प्रोडक्ट आने वाला है उसका रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। वो क्लास आईएसओ के कौन से क्लास में बनने वाला है, कौन सा, जैसे अगर मान लो स्टेराइल फॉर्मुलेशन है तो उसके लिए हमको आईएसओ के जो क्लीन रूम जो है क्लासिफिकेशन, वो आईएसओ 4-5 के अप्रोक्सीमेट लेना पड़ेगा। अगर हमारा सॉलिड ओरल डोजेस फॉर्म में तो हमको आईएसओ 767 के अप्रोक्सीमेट काम हो जाता है। अगर हमारा एपीआई है तो हम आईएसओ 8 पर भी रिक्वायरमेंट रहता है। तो इस तरह से हमारा ये पॉसिबल फेलियर मोड्स हमको कहाँ से मिल गए, यहाँ से मिल गए। ठीक है, कि फैसिलिटी से कौन कौन से हो सकते हैं। पुअर जोनिंग अप क्लीन एंड नॉन क्लीन एरियाज, insufficient space for additional equipment of materials, inadequate lighting affecting operations or inspections, surface finish not suitable for new product। तो इस तरह से
और इनएडिक्वेट ड्रेनेज लीडिंग टू माइक्रोबियल रिस्क, पुअर पेस्ट कंट्रोल कवरेज इन मॉडिफाइड एरियाज। तो अभी जैसे अभी आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर ये हमारा क्या फैसिलिटीज रिलेटेड है। दूसरा हमारा आ गया एचवीएसी फेलियर मोड। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो हेडिंग है, इसका यहाँ पर हेडिंग कर देंगे कि हमारा जो फैसिलिटी रिलेटेड जो पॉइंट है उसको हम यहाँ पर रख देंगे इस तरह से। कॉपी किया इसको, और ये हमारा मेन हेडिंग हो गया, और उसके अंदर के ये सब पार्ट हो गए। तो हम इसको 1 दे देंगे, इसको 1.1, 1.2, 1.3 करके दे देंगे। अब दूसरा हमारा आता है एचवीएसी का, यूटिलिटीज एंड फेलियर मोड्स में क्या क्या हो सकता है हमारे एचवीएसी में। तो एचवीएसी सिस्टम नॉट डिजाइन फॉर न्यू प्रोडक्ट पोटेंसी और डस्ट लोड, इनएडिक्वेट प्रेशर डिफरेंशियल बिटवीन रूम्स, ये भी हो सकता है। इनसफिशिएंट एयर चेंजेस पर आवर, इनइफेक्टिव फिल्ट्रेशन, temperature and humidity excursion affecting product quality, compressed air not meeting pharmaceutical grade requirement, water system capacity of quality insufficient। मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट रिपोर्ट मिलता है उसमें हमको लिखा रहता है कि हमको कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है। देन हमारा इक्विपमेंट से जो फेलियर मोड्स है वो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। तो इक्विपमेंट नॉट सुटेबल फॉर द न्यू प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिकनेस, हाइग्रोस्कोपिसिटी, पोटेंसी, इनएडेक्वेट इक्विपमेंट कैपेसिटी लीडिंग टू ओवरलोडिंग। मतलब कि अगर हमारा उस प्रोडक्ट का बेस साइज ज्यादा हुआ तो यहाँ पर उसके इक्विपमेंट के ऊपर भी इम्पेक्ट आ गया। फिर उसका मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग, मतलब कि अगर हमने नया प्रोडक्ट लिया है तो उसके जो मेंटेनेंस क्लीनिंग है उसके ऊपर भी इम्पेक्ट आएगा। तो क्या क्या आ सकता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी इनएडिक्वेट, इंक्रीज लोड, पुअर इक्विपमेंट स्टेटस लेबलिंग। तो अभी हमको कैसे जो जो पॉसिबल फेलियर मोड्स है हमको वही लेना है। मतलब कि ये हमारा एक तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप का काम बहुत इजी हो गया है। ठीक है। अगर फ्यूचर में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा कि फार्मा में जो पर्सन काम कर रहे हैं उनकी जॉब के ऊपर मतलब उनकी जॉब के ऊपर रिस्क है। क्यों? क्योंकि जिन पर्सन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना नहीं आता है उनसे जो एग्जिस्टिंग पीपल जो काम कर रहे हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब मेन पावर के ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं आने वाला है। पर्सन तो काम करेंगे क्योंकि बिना पर्सन के फार्मा कंपनी या कोई भी कंपनी नहीं चल सकती। बट क्या होगा कि अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं यूज करते आता तो आप अपने किसी पर आप रिप्लेस हो जाओगे किसके थ्रू, कोई नया पर्सन जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना आता है तो वो आपको रिप्लेस कर देगा। बाकी मेन पावर तो वही का वही रहने वाला है। तो बेटर है कि हम इसको अर्ली स्टेज में सीख जाए, तो ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो दूसरा हमारा पुअर इक्विपमेंट स्टेटस लेबलिंग, इनइफेक्टिव क्लीनिंग लीडिंग टू प्रोडक्ट कैरी ओवर, मतलब कि हमारे क्लीनिंग के ऊपर रिस्क आएगा। ठीक है। फिर हमारा यूटिलिटीज नॉट इंक्लूडेड इन मेंटेनेंस प्रोग्राम, तो डिलेड ब्रेकडाउन रिस्पांस अफेक्टिंग बेच क्वालिटी। ठीक है। तो ये अभी हमारा जो पहला सिस्टम है कौन सा, फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट सिस्टम, जो हमने यहाँ पर लिखा है ये, उससे रिलेटेड ये रिस्क है। ठीक है। तो अभी इसको यहाँ पर हम सारे के सारे पेश कर देंगे, हमारे जितने भी है ये इक्विपमेंट के फेलियर्स डाल देंगे इस तरह से हम। ठीक है। इसमें एक चीज और भी है कि हम इसमें से सिलेक्टेड भी कर सकते हैं, जैसे हमको जो सब कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी हमारा फैसिलिटी मॉडिफाइड है, ऑलरेडी हमारा फैसिलिटी स्टेब्लिश्ड है, वेल वेल स्टेब्लिश्ड है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो मेन मेन पॉइंट है हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमको कौन से पॉइंट्स को रखना है, कौन से फेलियर मोड्स को रखना है। तो जब आप इसका कंटिन्यूसली यूज करते हो तो आपको बिल्कुल पता चल जाता है कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है तो हमको कौन कौन से हाई रिस्क वाले एरिया से। तो जैसे हमारा ये पुअर इक्विपमेंट स्टेटस लेबलिंग, एक तो ये आ जाएगा हमारा। इनइफेक्टिव क्लीनिंग भी आ जाएगा हमारा कि इसमें प्रोडक्ट कैरियर का लोड होगा। फिर क्लीनिंग वेरिएशंस के ऊपर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो ऑलरेडी स्टेब्लिश उनके ऊपर भी इम्पेक्ट आएगा। ठीक है। यूटिलिटीज नॉट इंक्लूडेड इन मेंटेनेंस प्रोग्राम, अभी ये ब्रेकडाउन और वगैरह ये ऑलरेडी हमारा स्टेब्लिश सिस्टम है तो इसका हमको ज्यादा जरूरत नहीं है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। इसमें से हम कौन सा ले लेंगे, जैसे कैलिब्रेशन रेंज, हाँ ये इनसफिशियंट कैलिब्रेशन और क्वालिफिकेशन रेंज, ये इसके लिए क्योंकि हमारा जो नया प्रोडक्ट आ रहा है उसका अलग अलग टाइप का रिक्वायरमेंट हो सकता है कि उसका जो टेम्परेचर का रेंज हो अलग हो, उसकी जो कंडीशंस हो इक्विपमेंट की वो अलग हो, उसके पैरामीटर्स अलग हो, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो वो अलग होगा। तो उस केस में हमारा जो इक्विपमेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसके क्वालिफिकेशन और कैलिब्रेशन जो रेंज है वो उसके रेंज में है या नहीं है, तो वो आ सकता है यहाँ पर। ठीक है। दूसरा हमारा शेयर्ड इक्विपमेंट इंक्रीजिंग क्रॉस कंटामिनेशन रिस्क, मतलब कि हमारा क्लीनिंग का रिस्क आ गया। ठीक है। इनएडेक्वेट इक्विपमेंट कैपेसिटी, तो हमारा जो कैपेसिटी ओवरलोडिंग है वो भी हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए प्रोडक्ट की बेस साइज अलग हो सकती है। तो हम जो जो प्रोडक्ट हमारे मतलब ये इससे जो पोटेंशियल फेलियर मोड वो है, जैसे भी अगर ब्रेकडाउन और हमारा जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल है तो वो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, हमको इसको इसमें पॉसिबल फेलियर मोड में लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है।
क्यों क्यों नहीं, अगर लेना भी हो तो ले भी सकते हैं हम। उसके अगेंस्ट में करंट कंट्रोल रेजिम डाल देंगे कि हमारे पास सफिशिएंट ऑलरेडी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्रोग्राम है, ऑलरेडी प्लान बने हुए हैं, ऑलरेडी पर्सन्स डिटेल में हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम करते हैं विद इन टाइमलाइन, तो कोई रिस्क उससे रिलेटेड नहीं रहता। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा जो वाटर सिस्टम की क्वालिटी है, अभी अगर लग रहा है कि हमारा को WFI लगने वाला है, लेकिन हमारे पास साइट पर प्यूरिफाइड वाटर ही है, तो ये भी हमारा उससे रिलेटेड है। HVAC रूम के जो एयर चेंजेस पर आवर है, अगर मान लो कि वो जो प्रोडक्ट है वो हाईली डस्टी है, मतलब उसमें पार्टिकल जो साइज है उस प्रोडक्ट का काफी कम है, तो वहां पर आपके रूम की रिक्वायरमेंट भी ACPH के ऊपर भी इम्पेक्ट आएगा। तो इस तरह से हमको ये पॉसिबल फेलियर मोड्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमको सारे नहीं लेना है, जो हमारे काम के हैं। तो ये कब आएगा, जब आप कुछ थोड़ा 4-5 साल आपने फार्मा में काम किया है, आपने QRM बनाए हैं एक दो, तो आपको वहां से ये आइडिया आ जाएगा। और अगर आप धीरे धीरे इसकी ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको ये आ ही जाएगा। इनिशियल फेज में जब मैं भी था, जब देखो भी 3 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस था, तो ये सब चीजें मतलब काफी ऊपर से जाती थी, मतलब समझ में नहीं आती थी क्या चीज है क्या नहीं है। तो हम जब नेक्स्ट लेवल पर जब पहुंचते, जब हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो हमको ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी रियलाइज होती है कि कहाँ पर कौन से रिस्क होने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा होता है, इक्विपमेंट फैसिलिटीज में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो ये एक हमारा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप का सेशन हो गया। ठीक है, फिर दूसरा हमारा इसमें मेंटेनेंस क्लीनिंग का ही हमने देख लिया। फिर हमारा सेकेंड आता है मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी हमारा फैसिलिटीज को हमने असेस कर लिया कि हमारे इक्विपमेंट बराबर अवेलेबल है, और हमारा जो HVAC का सिस्टम है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, सब कुछ है हमारे पास। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम जाएंगे मटेरियल मैनेजमेंट के ऊपर। अभी जो हमारा नया प्रोडक्ट आ रहा है उसमें नया API होगा, नए हमारे रॉ मटेरियल्स होंगे, या अगर फार्मुलेशन की बात करेंगे एक्सीपिएंट्स नए होंगे उसमें। और अगर हम API की बात करें तो उसमें कुछ KSM अलग हो सकते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास नहीं है, तो वो भी हम यहाँ पर मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम में करेंगे। तो यहाँ पर सप्लायर एंड प्रोक्योरमेंट फेलियर्स मोड, तो ये सप्लायर वो अवेलेबल है या नहीं है, नॉट एडिक्यूटली क्वालिफाइड। अगर सप्लायर अवेलेबल भी है तो वो हमारा एडिक्यूटली क्वालिफाइड नहीं होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जो मटेरियल मैनेजमेंट के जो फेलियर मोड्स आए उसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और इसको हम यहाँ पर हमारा जो सेकंड पार्ट है, अभी हमारा क्या एक पार्ट बन गया है, अभी हम इसको सेकंड वाले जो कॉलम है वहां पर डालेंगे। तो यहाँ पर हम केवल मटेरियल मैनेजमेंट को ही रहने देंगे। तो ये हमारा ये जो मटेरियल मैनेजमेंट है इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट में ठीक इसको रहने देंगे। यहाँ से हम इसको पूरा कट कर लेंगे, और इसको हमारा पॉसिबल फेलियर मोड में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉसिबल फेलियर मोड में हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे इसके रिस्क हो गई। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सारे रिस्क को कवर नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सारे रिस्क को कवर करने जाऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और जनरली यूट्यूब पर जो पर्सन है वो ½ एन आवर के अंदर अंदर बोर हो जाते हैं। और मतलब इसलिए यूट्यूब पे क्या करता है कि जो लेंथी वीडियो होते हैं उसको ज्यादा रिकमेंड नहीं करता है। तो मतलब मैं भी क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा शॉर्ट में ही रखेंगे हम। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप क्वेश्चन जरूर करो, तो मैं आपको फर्दर और इसके ऊपर एक सेकेंडरी डेमोस बना लेंगे। और अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो हम इसके ऊपर लाइव भी आ सकते हैं, पूरा लाइव आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम लाइव रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा फिर रिसिप्ट स्टोरेज फेलियर मोड्स। तो अभी यहाँ पर क्या, इनकरेक्ट मटेरियल रिसिप्ट ड्यू टू सिमिलर नेम्स और कोड्स। ठीक है, इनएडिक्वेट क्वारंटाइन सेग्रीगेशन फॉर न्यू मटेरियल्स, मतलब कि हमारे पास क्वारंटाइन में स्पेस कम हो सकता है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट हमारा स्टोरेज कंडीशंस अनसुटेबल फॉर न्यू प्रोडक्ट मटेरियल। देन हमारा है इनसफिशियंट स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी भी इनसफिशियंट हो सकता है। पुअर सेग्रीगेशन ऑफ अप्रूव्ड एंड रिजेक्टेड मटेरियल, तो अभी यहाँ पर भी हमारे पास जो मटेरियल है उसके लिए जगह है या नहीं है सेग्रीगेशन के लिए, क्योंकि जब मटेरियल हमारे पास नया आएगा तो हमारे पास स्पेस कम पड़ जाएगा। तो उस मटेरियल को लेके या उसके रॉ मटेरियल को रखने का हमारे पास स्पेस अवेलेबल है या नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। देन हमारा डिस्पेंसिंग एंड हैंडलिंग से रिलेटेड जो फेलियर्स है वो यहाँ पर कैसे हैं। तो वेइंग एरर्स ड्यू टू न्यू मटेरियल पोटेंसी, मतलब कि क्रॉस कंटामिनेशन ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग, मतलब कि हम जब डिस्पेंसिंग करते हैं तो उस समय कोई क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। जो हम यूटेंसिल्स वगैरह यूज कर रहे हैं वो उनमें प्रीवियस प्रोडक्ट हमने कोई डिस्पेंस किया उससे फिर नया प्रोडक्ट डिस्पेंस कर रहे हैं, तो उसमें कंटामिनेशन का रिस्क भी है, तो वहां पर भी हमारे क्लीनिंग के ऊपर रिस्क आएगा, क्रॉस कंटामिनेशन के ऊपर रिस्क आएगा। फिर हमारा जो क्लीनिंग वैलिडेशन है उसके ऊपर भी रिस्क है वहाँ पर। इनएडिक्वेट डस्ट कंट्रोल डिस्पेंसिंग, इनकरेक्ट लेबलिंग, तो लेबलिंग और ये हमारा ऑलरेडी सिस्टम एस्टेब्लिश्ड है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। इनएडिक्वेट बैलेंस कैपेसिटी और सेंसिटिविटी, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मान लो कि उसमें जो रॉ मटेरियल है या API है उसका वेट
बहुत ज्यादा है, तो हमारा जो बैलेंस का कैपेसिटी है उसके ऊपर इम्पेक्ट आएगा। ठीक है। ऑपरेटर अनफेमिलियरिटी विथ न्यू मटेरियल्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि जो ऑपरेटर वहां पर उसको डिस्पेंस करेगा, उसको मटेरियल का कंपेटेबिलिटी, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट जो भी है वो, उसके ऊपर इम्पेक्ट आएगा। देन हमारा करते इन्वेंट्री कंट्रोल फेलियर मोड्स। ठीक है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, मतलब कि हमारे पास कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सिस्टम, जैसे सेप होता है, एससीएम होता है, और आपका सेप आना में ईआरपी सिस्टम जिसको बोलते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट का जो सिस्टम होता है। तो उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए हमको उसके नए नए मॉड्यूल चाहिए, नया प्रोडक्ट आएगा तो उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट है या नहीं है। फिर हमारा ओवर स्टॉकिंग लीडिंग टू डिग्रेडेशन रिस्क, मतलब कि अगर हमने मटेरियल को ज्यादा मंगा लिया, उसका डिमांड कितना है, तो वहां पर उसको अगर हमने ओवर स्टॉक करके रखा तो उसका डिग्रेडेशन भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम हो गया मटेरियल मैनेजमेंट का, तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी करके जो जो रिलेवेंट पॉइंट है उसको वहां पर ले लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आएगा प्रोडक्शन सिस्टम। तो प्रोडक्शन सिस्टम अभी क्या होता है कि पहले फैसिलिटी बनता है, फिर मटेरियल को हम प्रोक्योर करते हैं, और फिर हम उसको प्रोडक्शन करते हैं। तो हमारा थर्ड नंबर का जो सिस्टम है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सिस्टम है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस डिजाइन एंड कंट्रोल फेलियर मोड, तो इसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नॉट फुल्ली इवेल्युएटेड एंड कमर्शियल स्केल, मतलब कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कमर्शियल स्केल पे फुल्ली इवेल्युएटेड नहीं है, मतलब कि हमको प्रोसेस का रिक्वायरमेंट है। इनएडिक्वेट प्रोसेस पैरामीटर रेंज, मतलब कि उसमें जो प्रोसेस पैरामीटर की जो रेंज है वो इनएडिक्वेट हो सकती है, मतलब कि किसी का रेंज ज्यादा हो सकता है जो हमारे इक्विपमेंट मीट ना करे। इनअप्रोप्रिएट इक्विपमेंट सिलेक्शन फॉर द प्रोसेस स्टेप्स, हम उसमें गलत इक्विपमेंट का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास क्या होता है कि डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है तो उसमें इक्विपमेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं, तो हमको ये सब देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको जो डेवलपमेंट रिपोर्ट मिलने वाली है उसमें ऑलरेडी लिखा होता है कि हमको कौन कौन से इक्विपमेंट साइट पे है या नहीं है, वो अवेलेबिलिटी देखना है, और उसका सिमुलेशन देखना है कि क्या ये इक्विपमेंट सिमुलेट है उसके या नहीं है। ठीक है। फिर स्केल अप इशूज, जैसे अभी हमारा अगर हम डेवलपमेंट रिपोर्ट में पायलट पे हमने डेवलप किया है, अब हम उसको कमर्शियल मतलब प्लांट स्केल पे लेके जा रहे हैं, तो वहां पर जो साइज का कैपेसिटी का डिफरेंस है वो एक रिस्क हो सकता है। देन हमारा क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर जो भी है उनके ऊपर भी रिस्क हो सकता है। इनएडिक्वेट इन प्रोसेस टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी, जो उसका जो नया प्रोडक्ट जो हमारे पास इंट्रोड्यूस हो रहा है उसकी इन प्रोसेस की फ्रीक्वेंसी भी हमारे उस डेवलपमेंट रिपोर्ट में लिखी रहती है, तो हम उसको भी यहाँ से असेस कर सकते हैं। ठीक है। ऑपरेटर एरर ड्यू टू अनफेमिलियर प्रोसेस, कि जो ऑपरेटर है वो नया रहेगा, क्योंकि वो जो फेमिलियर प्रोसेस है वो उससे प्रॉपर फेमिलियर नहीं रहेगा, अनफेमिलियर रहेगा, तो वो गलती कर सकता है। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट ऑपरेशंस, मतलब कि जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट आता है तो उसमें इनएडिक्वेट ट्रेनिंग भी हो सकती है, तो ये भी हमारे फेलियर मोड्स हैं। फिर फेलियर टू फॉलो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, कि हमारे पास जो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, तो अभी यहाँ पर क्या है कि हमारे पास बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी वो फॉलो करेगा, अभी तो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि अभी तो प्रोडक्ट आने वाला है, तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि हमको जब रिस्क लो मिलेगा तो हम उसके बनाने के लिए मिटिगेशन प्लान ओपन कर सकते हैं। इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स होता है आपका, फिर आपका इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। फिर डिले कॉजिंग होल्ड टाइम एक्सीडेंट्स, मतलब कि हम क्या करेंगे कि जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, तो जैसे ब्लेंडिंग और कंप्रेशन के बीच में क्या होता है कि हमने मटेरियल को होल्ड कर दिया 5 से 6 दिन के लिए, तो वहां पर होल्डिंग टाइम डिले होगा, तो हम होल्डिंग टाइम का स्टेबिलिटी परफॉर्म करना पड़ेगा हमको। फिर मिक्सिंग टाइम और स्पीड एरर्स, अब मशीन की क्या होती है कि अलग अलग स्पीड्स होती है, कोई मशीन की स्पीड हाई होती है, किसी मशीन की स्पीड लो होती है, तो उसकी वजह से स्पीड एरर से की वजह से कुछ ना कुछ वेरिएबिलिटी हो सकती है। देन उसका क्रॉस कंटामिनेशन एंड मिक्सअप्स, तो इनएडिक्वेट लाइन क्लियरेंस, तो ऑलरेडी हमारे पास ये स्टेब्लिश सिस्टम है लाइन क्लियरेंस का। इनकम्प्लीट क्लीनिंग बिटवीन प्रोडक्ट्स, तो ये हमारे लिए बिटवीन प्रोडक्ट्स मतलब क्या है कि अगर ये वर्स्ट केस प्रोडक्ट हुआ तो हमको हमारा जो क्लीनिंग वेरिएशन है उसको असेस करना पड़ेगा। अगर ये हमारा वर्स्ट केस प्रोडक्ट नहीं हुआ तो हमारे क्लीनिंग के ऊपर नो इम्पेक्ट हो जाएगा, तो वो भी हमको इसमें एक एक्शन आइटम ओपन करना पड़ेगा इनिशियल में। सिमिलर प्रोडक्ट अपीयरेंस कॉजिंग मिक्सअप्स, मतलब कि अगर हमारी साइट पे कोई ऑलरेडी सिमिलर टाइप का टेबलेट मैन्युफैक्चर्ड है, ऑलरेडी हम बना रहे हैं, और ये उसका कलर और उसका जो साइज वगैरह है सब कुछ सेम है, तो उसके अंदर क्रॉस कंटामिनेशन का रिस्क हो सकता है, मिक्सअप का रिस्क हो सकता है। फिर शेयर्ड इक्विपमेंट विदाउट एडेक्वेट कंट्रोल, शेयर्ड इक्विपमेंट मतलब कि ये हमारा क्लीनिंग के ऊपर इम्पेक्ट आ गया। इनएडेक्वेट इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग ड्यूरिंग प्रोडक्शन, जब उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन चलेगा तो हम उस समय इनएडेक्वेट इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। फिर यील्ड एंड रिप्रोसेसिंग फेलियर्स, कि एबनॉर्मल यील्ड लॉस, मतलब कि हमारा मटेरियल गिर सकता है, फ्लोर पे स्प्रेड हो सकता है। ठीक है। अनडॉक्यूमेंटेड रिप्रोसेसिंग, हम कई स्टेज को रिप्रोसेस कर सकते हैं,
रीवर्क अफेक्टिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन हम कर रहे हैं और कुछ गलती हो गई, तो ऑपरेटर क्या करता है, उसको वहीं पर रीवर्क कर सकता है। ठीक है, इनएडिक्वेट जस्टिफिकेशन फॉर रिप्रोसेसिंग स्टेप, तो इसके ऑलरेडी हमारे पास कंट्रोल है क्योंकि आईपी की हुए कंट्रोल है। तो ये हम करंट कंट्रोल मेथड में डालेंगे, लेकिन अभी हम उसको बाद में लेंगे। फिर हमारा फोर्थ सिस्टम आता है लेबोरेटरी सिस्टम। तो लेबोरेटरी सिस्टम के ऊपर भी कौन सा होता है, क्यूसी का, स्टेबिलिटी, एनालिटिकल मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमारे मेन पॉइंट है इसके अंदर। तो जो मेथड रिलेटेड फेलियर्स है कि हम हमारे पास जो एक्सीपिएंट्स है, वो जो एपीआई है, उसका एएमवी मतलब मेथड वैलिडेटेड ना हो। तो एनालिटिकल मेथड नॉट फुल्ली वैलिडेटेड फॉर न्यू प्रोडक्ट, तो हमको मेथड वैलिडेशन भी चाहिए, मेथड ट्रांसफर भी चाहिए। इन एडेक्वेट स्पेसिफिसिटी फॉर इम्प्योरिटीज की जो इम्प्योरिटीज उस प्रोडक्ट में बनती है, वो हमारे पास उसका प्रोक्योरमेंट या फिर वो प्रॉपरली सेग्रीगेट हो रही है या नहीं हो रही है। मेथड ट्रांसफर इशूज आर एन डी क्यूसी से। then insufficient sensitivity at lower limits, stability indicating method not robust। then फिर हमारा आता है सैंपल मैनेजमेंट फेलियर मोड्स। तो सैंपल मैनेजमेंट में हमारा क्या क्या हो सकता है कि सैंपल मिक्सअप ड्यू टू इंक्रीज वर्कलोड, इनकरेक्ट सैंपल क्वांटिटी, इम्प्रॉपर सैंपल स्टोरेज कंडीशंस, मतलब कि हमको कितना सैंपल लगने वाला है, क्या लगने वाला है उस प्रोडक्ट का। तो जो उसका जो मेथड ऑफ एनालिसिस होता है, जब हमने प्रोडक्ट को डेवलप किया है, हम जब साइट पे उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे पास ये सारी चीजें ऑलरेडी डेवलपमेंट रिपोर्ट में होती है। बट ये हमको ये रिस्क हो सकती है। तो हम फिर क्या करेंगे, जब हमको ये रिस्क मिलेगी तो हम इनके अगेंस्ट में डेवलपमेंट रिपोर्ट को पढ़ेंगे, और वहां से इनके अगेंस्ट में कौन कौन से कंट्रोल हमारे पास अवेलेबल है, वो हम करंट कंट्रोल मेजर डालेंगे। अगर कोई करंट कंट्रोल मेजर अवेलेबल नहीं है, तो हम उसके लिए एक्शन प्लान जनरेट करेंगे और उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट को बनाना चालू करेंगे। देन हमारा इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट फेलियर मोड। तो इंस्ट्रूमेंट कैपेसिटी इनसफिशिएंट फॉर न्यू टेस्टिंग लोड, मतलब हो सकता है कि हमारे पास जो एचपीएलसी है फॉर एग्जांपल, उसमें हमारे पास यूवी डिटेक्टर है, लेकिन अभी जो ये नया प्रोडक्ट आ रहा है, वो ड्यूअल वेवलेंथ के ऊपर एनालिसिस होता है। तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि आपका ड्यूअल वेवलेंथ का, हमारे पास ड्यूअल वेवलेंथ वाला सिस्टम है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट नया आया है, वो किसी और डिटेक्टर के ऊपर यूज होता है, अभी हमारे पास ऑलरेडी यूवी डिटेक्टर अवेलेबल है, बट हो सकता है कि वो किसी और डायरेक्टर के ऊपर उसका एनालिसिस हो। तो ये भी हमको इनिशियल में डिटेल मिल जाती है। जब मेथड हमारे पास जब डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, तो वहां से हम इसका डिटेल ले लेते हैं। ठीक है। देन इनएडिक्वेट क्वालिफिकेशन फॉर न्यू टेस्ट। तो जो पर्सन भी है या जो क्वालिफिकेशन मेथड का जो ट्रांसफर है, तो वो इसमें कवर हो जाएगा हमारा। सॉफ्टवेयर डेटा इंटीग्रिटी इशूज, तो उसमें ऑलरेडी हमारा सिस्टम स्टेब्लिश्ड है, तो सॉफ्टवेयर डेटा इंटीग्रिटी का इशूज तो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारा वो प्रोडक्ट स्टेब्लिश्ड है। तो डेटा इंटीग्रिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन फेलियर मोड्स, तो इसमें क्या हो सकता है कि इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट टेस्ट रिकॉर्ड्स। दूसरा हो सकता है कि अनऑथोराइज डेटा एक्सेस और चेंजेस, मतलब कोई पर्सन डेटा को चेंज कर सकता है उसमें, जो नया प्रोडक्ट की मेथड बनाएगा उसमें कोई चेंज कर सकता है, लेकिन वो भी हमारा कंट्रोल्स अवेलेबल है। ठीक है, ये फेलियर मोड से हमको हमको डालना है। हमको सिर्फ यहाँ पर रिस्क को आइडेंटिफाई करना है पहले, तो हमको सबसे पहले रिस्क को एनालाइज करना है। फिर डेटा इंटीग्रिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन फेलियर मोड। ठीक है, ये फिर हमारे पास ओएस ओटीपी की उसी में फेलियर होगा, तो उसका जो रिपोर्टिंग है वो इनएडिक्वेट हो सकता है। पुअर ऑडिट ट्रायल रिव्यू हो सकता है, तो ये भी हमारे पास स्टेब्लिश सिस्टम है। ओएस ओटी का सिस्टम भी ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है हमारे पास। देन हमारा फिफ्थ आता है पैकेजिंग एंड लेवलिंग सिस्टम। तो इसमें हमारा आता है प्राइमरी सेकेंडरी पैकेजिंग कोडिंग। तो अभी एक क्यूसी में क्या होता है, स्टेबिलिटी का भी एक है, इसने अभी अपने को दिया नहीं है। ठीक है, तो अभी हम जैसे यहाँ पर इसने दिया है कि स्टेबिलिटी, लेकिन स्टेबिलिटी से रिलेटेड इसने कुछ यहाँ पर हमको फेलियर मोड्स नहीं दिए। तो अभी हम क्या करेंगे, जब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि इसने हमको स्टेबिलिटी का नहीं दिया है। तो एक इस तरह से हम प्रॉम्प्ट तैयार करेंगे, ये चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स है। अगर आपको लगेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या मिला कि उसने स्टेबिलिटी का नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं कि स्टेबिलिटी रिलेटेड फेलियर मोड्स प्रोवाइड। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर आ गया पैकेजिंग एंड लेवलिंग सिस्टम। तो पैकेजिंग एंड मटेरियल फेलियर मोड्स, तो पैकेजिंग मटेरियल इनकम्पेटिबिलिटी विद प्रोडक्ट सप्लायर क्वालिफिकेशन गेस फॉर न्यू मटेरियल्स, इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन और आर्ट वर्क वर्जन। तो अभी ये आर्ट वर्क वर्जन क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि टेबलेट वगैरह हमारा जो पैक होता है, उसके ऊपर जो वो बॉक्स रहता है उसके ऊपर डिजाइनिंग रहती है। कई बार आपके जो सिरप रहता है उसके ऊपर एक डिजाइन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्ट वर्क बोलते हैं। उसमें आपका लेवल क्लेम लिखा रहता है, आपके इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, आपका जो पैकेजिंग होता है, जो सेकेंडरी पैकेजिंग होता है, उसके ऊपर आर्ट वर्क होता है कि आपको उसको कैसे पैक करना है, कैसे स्ट्रिप को पैक करना है, इंडिविजुअल स्ट्रिप को अलग अलग इसमें पैक करना है। तो वो आर्ट वर्क है। तो वो हमारा जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें लिखा रहता है कि हमको किस तरह का आर्ट वर्क चाहिए उसमें। इनएडिक्वेट स्टोरेज कंडीशन फॉर पैकेजिंग मटेरियल, तो जो पैकेजिंग मटेरियल है उसकी कंडीशन, स्टोरेज कंडीशन,
तो उसमें लिखा रहता है कि हमको इसको 25 डिग्री पे रखना है, या बिलो 25 डिग्री रखना है, अबो 25 रखना है, या बिलो 20 या बिलो 10 डिग्री रखना है, 2 to 8 डिग्री पे रखना है। तो इस तरह से हमको वहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट में मिलता है। तो ये हमको लिखना है पॉसिबल फेलियर मोड में। फिर लाइन सेटअप एंड ऑपरेशन फेलियर मोड्स, इनकरेक्ट लाइन क्लियरेंस, फिर रॉन्ग पैकेजिंग कंपाउंड लोडेड, कोडिंग एरर्स, बेच टू बेच एक्सपायरी डेट, तो ये भी हमारे पास सिस्टम्स अवेलेबल है। ठीक है। लेबल मिक्सअप ड्यू टू सिमिलर डिजाइन, तो हमारे पास है ऑलरेडी कोई सिमिलर डिजाइन का कोई ऑलरेडी टेबलेट है, ऑलरेडी प्रोडक्ट है, तो उससे लेवल मिक्सअप हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो डेवलपमेंट रिपोर्ट हमारे पास आती है, तो हम उसमें डाल सकते हैं कि हमको इसका जो डिजाइन है पैकेजिंग का, वो थोड़ा चेंज कर दे। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट के मिक्सअप के चांसेस ज्यादा है, वो कर सकते हैं। फिर दूसरा हमारा रिकंसिलेशन एंड अकाउंटेबिलिटी फेलियर मोड्स, मतलब कि पैकेजिंग मटेरियल का रिकंसिलेशन, तो ये भी हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम अवेलेबल है। ठीक है। कोडिंग एरर्स, फिर लेबल मिक्सिंग अप ड्यू टू, तो अभी ये क्या हो गया, आपके सारे के सारे फेलियर मोड्स आ गए। अभी हमारे क्यूएमएस का भी देख लेते हैं। तो चेंज मैनेजमेंट फेलियर मोड्स, इनएडिक्वेट चेंज इम्पैक्ट असेसमेंट, ऑलरेडी हम चेंज इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं, हमारे पास चेंज कंट्रोल का एक वेल स्टेब्लिश सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। फेलियर्स टू आइडेंटिफाई ऑल अफेक्टेड सिस्टम, मतलब कि अभी क्या होगा कि हम वही कर रहे हैं कि हमने नए प्रोडक्ट को लिया है, लेकिन हम फेल हो सकते हैं कि किसी और चीज, कोई सा प्रोडक्ट हम आइडेंटिफाई ना कर पाए। क्योंकि अभी देखो, अभी हम ये क्यूआरएम बना ही इसीलिए रहे हैं कि कौन कौन से एरियाज अफेक्टेड हो सकते हैं। बट अभी देखो, इसने ChatGPT ने भी स्टेबिलिटी को छोड़ दिया था। ठीक है। तो ऐसे कुछ चीजें छूट भी सकती है, क्योंकि हम भी ह्यूमन है, एरर की पॉसिबिलिटीज है। तो हमारे पास वर्जन, उसको रिवीजन रिवीजन का प्रोसीजर है, हमारे पास डेविएशन का प्रोसीजर है, हमारे पास अमेंडमेंट का प्रोसीजर है कि अगर कभी हमको इन फ्यूचर किसी फेलियर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो हमारे पास रिवीजन का ऑप्शन भी है। हम उसको रिवीजन कर सकते हैं किसी भी एक क्यूएमएस के थ्रू। ठीक है। पुअर डॉक्यूमेंटेशन चेंजेस, इनसफिशिएंट रेगुलेटरी इवोल्यूशन, मतलब कि अगर जो नया प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके रेगुलेटरी के ऊपर क्या इम्पेक्ट है उसका। डिलेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज, मतलब कि क्या हुआ कि अभी हमने क्या करा कि मीडियम मिटिगेशन एक्शन तो ले लिया है, एक्शन प्लान ले लिया है कि हमारे पास बीएमआर नहीं है, फॉर एग्जांपल हमको बीएमआर बनाना है, लेकिन हमने बीएमआर बनाने में 6 महीने का टाइम ले लिया, हमारी टीसीडी क्रॉस हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर डिलेड भी हो सकता है। कई बार क्या होगा कि हमारे पास कोई इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, हमने उसको प्रोक्योर किया, तो उसको प्रोक्योर करने में अलग टाइम जाएगा, उसको अलग सीसीपी के थ्रू इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। तो उसमें अलग टाइम जाएगा, तो उसके हिसाब से हमारा डिले हो सकता है। तो डिलेड जब होगा, तो हमारे पास इसका पीरियोडिक रिव्यू भी है, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का, तो वो हमारा करंट कंट्रोल मेजर हो गया। डेविएशन इन कापा फेलियर्स, तो डेविएशन अब ऑलरेडी हमारे पास स्टेब्लिश सिस्टम है पूरा। ठीक है। ट्रेनिंग एंड पर्सनल फेलियर्स, तो जो ट्रेनिंग पर्सन उसको जो न्यू प्रोडक्ट को हैंडल करेंगे, वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं होंगे। फिर दूसरा होगा डॉक्यूमेंटेशन एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर मोड्स, तो ये ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम्स अवेलेबल है। बट यहाँ पर डेटा इंटीग्रिटी मतलब क्या है कि प्रॉपर डेटा को रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर नहीं अवेलेबल है, बीएमआर में इनसफिशिएंट डिटेल है। तो वो हम यहाँ पर असेस कर सकते हैं इसमें। देन हमारा वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन फेलियर्स, तो हमारा इनकम्प्लीट प्रोसेस वैलिडेशन, इनएडिक्वेट क्लीनिंग वैलिडेशन हो सकता है। फेलियर टू आइडेंटिफाई वर्स्ट केस सिनारियो, कि हम हमारा जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है, तो हम प्रॉपरली वर्स्ट केस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या एक उसमें कुछ गलती कर सकते हैं। फिर इनसफिशिएंट टू कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन, तो अभी ये हो गया हमारा एक पोटेंशियल फेलियर मोड, जितने भी थे हमको वो सारे के सारे यहाँ पर मिल चुके हैं। ठीक है। तो इसमें से हमको रीड करना है, और यहाँ पर हमको हमारा जो टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट में हमको फिक्स करना है। जैसे हमारा ये टेम्पलेट क्यूआरएम का ही है, एक डेमो का टेम्पलेट है, तो इसमें मैंने ये मटेरियल के सिस्टम पे डाल दिया कि न्यू रॉ मटेरियल सप्लाइड नॉट एडिक्यूटली क्वालिफाइड, मतलब कि अब नॉट एडिक्यूटली क्वालिफाइड, तो हम क्या कर सकते हैं, करंट कंट्रोल मेजर में लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास ऑलरेडी वेंडर क्वालिफिकेशन का एसओपी है। हम उसमें वेंडर क्वालिफिकेशन कैसे करते हैं, हमारा कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, हमारा 3 इयर्स का फ्रिक्वेंसी है, हमारे पास उसका प्रोसीजर ऑलरेडी अवेलेबल है। और अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो मटेरियल इसमें यूज होने वाले हैं, वो सारे के सारे मटेरियल ऑलरेडी हमारे पास क्वालिफाइड है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अगर ऑलरेडी क्वालिफाइड है, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा रिस्क जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेवरिटी का रेटिंग देंगे। ठीक है। कि अभी जैसे अगर कोई इनके बेस पे अगर कोई फेलियर हुआ, जैसे आप मान लो कि सप्लाइड मटेरियल नहीं यूज हुआ और हमने एक अनऑथोराइज मटेरियल यूज कर लिया, तो सेवरिटी कितना हुआ, पेशेंट्स की जो सेफ्टी है उसके ऊपर हाई रिस्क है, तो मतलब उसकी जान जा सकती है अगर गलत मटेरियल आ गया हमारे पास। तो ये हमारा सेवरिटी 5 हो गया। ठीक है। अभी क्या आगे अकरेंस, अभी हम नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अकरेंस तो कुछ मिलेगा नहीं हमको, तो हम क्या कर सकते हैं इसका कि हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्यूआरएम बने हुए हैं,
वहां पर कभी सप्लायर से रिलेटेड कुछ अकरेंस हुए थे। तो ये अब यह बात ये डिपेंड करता है रेटिंग देना कि आपके पास अगर मान लो कि फ्रिक्वेंट सप्लायर से रिलेटेड कंप्लेंट गई है, फ्रिक्वेंट सप्लायर ने मटेरियल फेल किया है, तो मतलब उसका कंप्लेंट हमने रेस करी है, मटेरियल को कई बार हमने रिटर्न किया है, तो वहां पर क्या है कि हमारा अकरेंस बढ़ रहा है, मतलब कि हम जिनसे मटेरियल ले रहे हैं वहां पर अकरेंस ज्यादा है, तो अभी हम इसको अकरेंस को 3 दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर एक साल के अंदर 3 बार मटेरियल रिटर्न है तो हम उसको 3 रेटिंग देंगे। अगर मान लो कि एक साल में केवल एक ही बार मटेरियल बैक किया है तो उसको हम 1 रेटिंग दे सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि अगर मान लो कि हमको 10 बैच रिसीव हुआ है वेंडर से और हमने उसको करीब 8 बैच वापस कर दिया है, तो हमारा यहाँ पर हाई अकरेंस हो गया, मतलब कि 5 टाइम ऐसा हो रहा है, तो हम इसको 5 भी दे सकते हैं। तो अभी हम इसको यहाँ पर 5 × 3 कर दिया। ठीक है। अभी हमारा ये अकरेंस हो गया, तो 5 × 3 मतलब 15 हो गया। ठीक है। अब करंट कंट्रोल मेजर्स हमारे पास क्या है, इसके लिए कि अगर ऐसा कुछ हो तो हम उसको डिलीट कर पाए। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि अभी हमारे पास इनिशियल मोड में कोई डिटेक्टिव मतलब अकरेंस भी हमारा हाई है, मतलब कि जब डेटा नहीं है हमारे पास तो हम इसको 4 कर दिया, तो 5 × 4 20 हो गया। तो अभी क्या करेंगे हम, मुझे डिटेक्टिबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि करंट कंट्रोल मेजर को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या मेरे पास अगर कोई अनअप्रूव्ड या अनक्वालिफाइड मटेरियल आएगा तो क्या मेरा सिस्टम उसको डिटेक्ट कर पाएगा, हाँ या ना। अगर कर पाएगा तो मतलब मेरे पास डिटेक्टिबिलिटी अवेलेबल है, तो मैं इसको यहाँ पे 2 दे दूंगा। तो 5 × 4 मतलब 20 × 4 मेरा रेटिंग कितना हो गया, 40 हो गया। क्या मेरे पास कोई ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसके थ्रू मुझे कोई ऐसा मटेरियल, मतलब पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि अगर वो आए, तो हमारे पास क्या होता है कि जब भी कोई मटेरियल हमारी साइट पर आता है तो हम उसको सेफ में एंट्री करते हैं। हमारे पास एक जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है जो सेफ सेफ होता है, तो उसमें हम उसमें एंट्री करते हैं इन्वेंट्री का। तो उसमें अगर हमारा किसी मटेरियल अप्रूव्ड कोड नहीं है, मतलब किसी अलग वेंडर से आया है, तो हमारे पास क्या रहेगा, वो सिस्टम वहां पर रिजेक्ट कर देगा, मतलब कि वो ऑटोमेट सिस्टम है। अभी ऑटोमेट सिस्टम है मतलब कि हमको ये कभी ऐसा कोई मटेरियल हम यूज करेंगे ही नहीं, तो हमारा जो डिटेक्टिबिलिटी है हम वो 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेट सिस्टम है, तो हमारा जो आरपीएन है वो 20 हो जाएगा। ठीक है। अगर ये 20 हो गया तो ये हमारा रिस्क लो हो गया, पहले हमारा रिस्क मीडियम था, अभी लो हो गया। लेकिन अभी मान लो कि यहाँ पर मीडियम रिस्क ही है कि हमारे पास कोई ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा रेटिंग हमने इसको 2 दिया, या हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमने इसको 3 भी दे दिया, तो 5 × 4 कितना हो गया, 20 × 3 60। तो 60 मतलब कि ये हमारा हाई रिस्क हो गया। ठीक है। अभी हाई रिस्क हो गया, कोई करंट कंट्रोल मेजर्स नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक सेफ ईआरपी सिस्टम टू बी स्टेब्लिश्ड, ये हमारा एडिशनल कंट्रोल मेजर्स हो गया। ठीक है। लेकिन अभी ये आज के आज तो नहीं आ पाएगा, तो अभी हमने इसको टीसीडी यहाँ से दे दिया कि डेट डालना है हमको यहाँ पर। जैसे मान लो कि हमने इसको टीसीडी दे दिया 1 जून 2026, हमने 26 का ये डेट दे दिया। तो अभी मेरे को यहाँ पर सेवरिटी और इसको नहीं डालना है, ये तो मेरा खाली रहेगा अभी। क्यों? क्योंकि अभी जब तक ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी तब तक रिस्क थोड़ी होगा। अभी अगर मैंने कोई एक्शन आइटम ओपन कर दिया यहाँ पर, यहाँ मतलब एडिशनल कंट्रोल मेजर ले लिया, तो लिखने से हमारा रिस्क कम नहीं होगा। हमको क्या करना पड़ेगा, उसको टीसीडी देके उसको फर्दर वो करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, उसका पीरियोडिक रिव्यू करना पड़ेगा। जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक ये रिस्क तो बना ही हुआ है। ठीक है। तो हाई रिस्क है, तो अभी इस केस में मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करूंगा। तो मैनेजमेंट और जो हमारे साइट की टीम है वो ऑलरेडी बोलेंगे कि हमारे पास एक मैनुअल सिस्टम भी है, हम हमारे पास एक एक्सेल सीट है, हम एक्सेल सीट और हमारे पास एक अप्रूव्ड मटेरियल का वेंडर का एक लिस्ट है, तो हम उससे मैच करते हैं कि हमारा वो है कि नहीं है। तो अभी हमारे पास वो सिस्टम अवेलेबल है, तो हमारा रिस्क क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। और हम जो समरी इसकी बनाएंगे तो वहां पर डाल देंगे कि हमारा ये रिस्क तो हाई है, लेकिन रिस्क तो है ही हमारा, लेकिन ये कंट्रोल्ड है, मतलब कि हमारे पास मैनुअल कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल है, बट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर रिस्क हो सकती है। क्या मैं इसके साथ में कंटिन्यू कर सकता हूँ? तो हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक सेफ आएगा तब तक तो मुझे टाइम लग जाएगा, जब सेफ आएगा तो मेरा रिस्क लो होगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, एक मैनुअल कंट्रोल सिस्टम स्टेब्लिश करूंगा जो ऑलरेडी है मेरे पास, तो वो मैं यहाँ करंट कंट्रोल मेजर डाल दूंगा। जैसे ही मैं करंट कंट्रोल मेजर डाल दूंगा तो मेरा अकरेंस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा करंट कंट्रोल मेजर ज्यादा है। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि हमारा जो ये अकरेंस का सिस्टम है, ये कॉलम हमारा यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है।
तो अभी जो ये टेम्पलेट मैंने लिया ये भी शायद गलत टेम्पलेट है कहीं से, तो मैं इसको, मतलब इसको हम चेंज कर देते हैं। आप इसको अजम्पशन करो कि पहला हमारा सेवरिटी आएगा, उसके बाद करंट कंट्रोल मेजर्स हमको देखना है, फिर हमको अकरेंस देखना है। तो हमारा क्या होगा कि एस इंटू ओ इंटू डी नहीं होगा, हमारा ओ इंटू डी होगा, और फिर हम उसको एस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो हमारा रिस्क ऑलरेडी कवर्ड में रहेगा, और ऑलरेडी ये आईसीएच Q9 में प्रॉपर इसको evaluate मतलब दिया हुआ है उसके अंदर। तो अभी मेरा यहाँ पर जो 20 हो गया, अब मेरा रिस्क लो हो गया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक मैनुअल सिस्टम है जिसमें भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। जब भी कोई मटेरियल मेरे पास आता है तो मैं उसको, हमारी जो एक मैनुअल लिस्ट है उससे मैं उसको कवर करता हूँ, मतलब उसको उसको मैं मैच करता हूँ, और मैच करने के बाद ही मटेरियल को रिसीव करता हूँ और उसका जीआरएन बनाता हूँ। तो मतलब मेरा रिस्क यहाँ पर फिर से लो हो गया। तो मेरा जो रेटिंग है, डिटेक्टिबिलिटी मेरी हाई है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई मटेरियल आएगा तो बिना वो चेकलिस्ट के आगे बढ़ेगा ही नहीं, और उस चेकलिस्ट को भी दो लोग चेक करते हैं, तो वो आगे जाएगा ही नहीं। तो मेरा कितना हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 1। तो अभी अगर मेरा करंट कंट्रोल मेजर अच्छा है, डिटेक्टिबिलिटी अच्छी है, तो अकरेंस मेरा बहुत कम हो जाएगा। तो मैं अकरस को 3 कर दूंगा। तो अभी यहाँ पर जो रेटिंग है वो 5 ही है, लेकिन अगर मेरे पास करंट कंट्रोल मेजर्स अवेलेबल है, सब कुछ है, तो यहाँ पर मैं रेटिंग को कम कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हम इनिशियल मोड में इसको बना रहे हैं। तो अब मेरा रेटिंग हो गया कम। ठीक है, तो ये मेरा एक्शन आइटम जनरेट हो गया। अब मैं इसको ट्रैक करूंगा फर्दर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अभी अब इसमें हम चैट जीपीटी हमारी क्या हेल्प करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलो, इसमें इसने हमको स्टेबिलिटी का दिया नहीं है ना, तो अभी हम इसको यहाँ पर जो हमने लिखा था, ये स्टेबिलिटी वाला, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं इसमें। यहाँ पर हमने पेस्ट किया, स्टेबिलिटी रिलेटेड फेलियर मोड्स प्रोवाइड, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लीज ऑल्सो प्रोवाइड, प्लीज ऑल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी रिलेटेड फेलियर मोड्स एज अर्लियर यू मिस्ड। सो इसको हम इसको बोल देंगे हम, सो दैट इफ इफ एनी अदर मिस्ड देन ऑल्सो प्रोवाइड। हम इसको भेज दिया डायरेक्ट। तो अभी ये क्या करेगा, कुछ अगर जो छूटा होगा तो वो भी यहाँ पर ये उसको असेस करके हमको बता देगा। तो ये देखो, उन्होंने बोला गुड पॉइंट। तो ये स्टेबिलिटी सिस्टम पॉसिबल फेलियर मोड्स, हमको स्टेबिलिटी के अगेंस्ट में उसने दे दिया कि स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल नॉट अलाइन विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। फिर हमने चार्जिंग का वो नहीं रहेगा, स्टोरेज स्टेबिलिटी का स्टोरेज कंडीशन, हम इसको कहाँ कहाँ कौन कौन से जोन में रिलीज करने वाले हैं उसका हमारे पास जो स्टेबिलिटी चेम्बर है वो नहीं रहेगा। तो ये यहाँ पर हमको उससे रिलेटेड भी मिल गया। हमारा ब्रैकेटिंग मैट्रिक्सिंग अप्रोच हमारा गलत हो सकता है, फोटो स्टेबिलिटी स्टडी हमारे पास नहीं होगा, स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग मेथड नहीं होगा हमारे पास, है ना। उसका जो कंडीशन है, मतलब कि जो हम क्या करते हैं कि मार्केट सिमुलेटेड प्रोडक्ट पैकिंग साइज में रखते हैं, तो हमारे पास स्मॉल साइज का कंटेनर नहीं होगा। तो ये हमारे उसके रिलेटेड हो गए। अभी हमको क्या करना है, सिंपल इसको बोलना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर वो प्रॉम्प्ट भी लिख के रखा है, तो मैं आपको शेयर करता हूँ वाला प्रॉम्प्ट, ये वाला सेकंड वाला। अभी हमने फर्स्ट वाला से लिया, अभी सेकंड वाला। नाउ प्लीज प्रोवाइड, ठीक है, ये हमारा सेकंड वाला जो प्रॉम्प्ट है, ये नाउ प्लीज प्रोवाइड व्हाट सूट करंट कंट्रोल मेजर्स अवेलेबल फॉर द प्रोवाइडेड पॉसिबल फेलियर मोड्स फॉर ऑल 6 सिस्टम्स। ठीक है, मतलब कौन कौन से करंट कंट्रोल मेजर्स अवेलेबल होने चाहिए जो तुमने फेलियर मोड्स हमको दिए हैं उसके अगेंस्ट में, तो हम यहाँ पर वो डाल देंगे। ठीक है, तो ये देखो, फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट में जो है, अप्रूव्ड फैसिलिटी लेआउट ड्राइंग्स एंड क्लासिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, मटेरियल एंड पर्सनल फ्लो डायग्राम्स रिव्यूड एंड अप्रूव्ड, मतलब कि हमारे पास मटेरियल और पर्सनल का डायग्राम्स अवेलेबल है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको वहां से कॉपी करेंगे और हमारे जो एचवीएसी कंट्रोल के जो फेलियर मोड हमने यहाँ डाले थे, ठीक है, इसके अगेंस्ट में हमको करंट कंट्रोल मेजर्स को यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास ये अप्रूव्ड फैसिलिटी लेआउट ड्राइंग्स अवेलेबल नहीं है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा करंट कंट्रोल मेजर्स में, यहाँ कि अप्रूव्ड फैसिलिटी लेआउट ड्राइंग्स एंड रूम क्लासिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल। ठीक है, अब उनको यहाँ पे हमको नंबर दे देना है, अगर कोई डॉक्यूमेंट नंबर हो तो डॉक्यूमेंट नंबर। ठीक है, अब सपोज करो कि मान लो मेरे पास ये है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा,
यहाँ पर इसको इसको यहाँ से कट करूंगा और इसको एडिशनल कंट्रोल डाल दूंगा कि अप्रूव्ड फैसिलिटी लेआउट ड्राइंग्स एंड रूम क्लासिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिपेयर। तो मेरा ये एडिशनल कंट्रोल मेजर्स हो गया। ये बहुत सिंपल है। सिमिलर टाइप में आप यहाँ पर और भी देख सकते हो, जैसे मैं बात करता हूँ क्वालिटी सिस्टम के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो अभी इसने देखो हमको यहाँ पर ये क्वालिटी सिस्टम का ये दिया कि फॉर्मल चेंज कंट्रोल सिस्टम इज अवेलेबल, इम्पैक्ट असेसमेंट टेम्पलेट्स इज अवेलेबल हमारे पास। अब अगर अवेलेबल है तो हमको लिखना हाँ अवेलेबल है, नहीं है अगर मान लो कि इसने अच्छे से नहीं दिया तो आप इसको और आई नीड वेरी इलाबोरेटिव अगेंस्ट ईच फेलियर मोड्स। फेलियर मोड्स मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल फेलियर, मतलब पोटेंशियली फेलियर होने के चांसेस है वहां पर। तो अभी देखो इसने हमको यहाँ पर डिटेल में अब ये बना कर देंगे। Elaborative current control measures. So facility layout is approved through engineering drawings showing physical segregation between manufacturing areas reviewed and approved by QA engineering and production। अगर है तो हम इसको डाल देंगे करंट कंट्रोल मेजर में, अगर नहीं है तो फैसिलिटी लेआउट अप्रूव्ड लेआउट टू बी प्रिपेयर्ड। ये हमारा एडिशनल कंट्रोल मेजर हो गया। हमारा जब तक वो बनेगा नहीं तब तक हमारा रिस्क इंटेक्ट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी प्रोडक्ट आने वाला हो तो तुरंत क्यूआरएम करेंगे और ये जो छोटे छोटे एक्शन आइटम है इनको जल्दी से जल्दी निपटारा करेंगे। और जो लॉन्ग टर्म का एक्शन आइटम है, जैसे मान लो कि अगर कोई इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है तो साइमल्टेनियसली हम क्या करेंगे, इक्विपमेंट के लिए भी प्रोक्योरमेंट का रिक्वेस्ट डाल देंगे। और उसके अगेंस्ट में भी जब कोई नया इक्विपमेंट आएगा तो उसके अगेंस्ट में भी हम क्यूआरएम करेंगे, तो वो भी हम चैट जीपीटी की हेल्प लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पर इंडिविजुअली डाल सकते हो कि मेरे पास ये फैसिलिटी रिलेटेड इश्यूज है, अब यहाँ से कॉपी करो। क्या करेंगे कि चैट जीपीटी क्या करता है, इसका जो मेमोरी है ना वो बहुत कम है, मतलब कि ये प्रीवियस हम क्या बात कर रहे हैं वो भूल जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले फेलियर मोड्स निकाल लिए। अब इसको यहाँ पर लिख के दो, प्लीज प्रोवाइड द करेंट कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट द बिलो पॉसिबल फेलियर मोड्स। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने जो हमने सिलेक्टेड लिए थे उसके अगेंस्ट में इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर जो हमने दिए है उसके अगेंस्ट में ही देगा। तो अभी यहाँ क्या होगा कि ऐसा नहीं होता कि आपको ये मतलब बहुत जल्दी बना के देगा, लेकिन जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको एक दिन के अंदर अंदर भी एक क्यूआरएम बना सकते हो इजीली, क्योंकि ब्रेन हमारा बहुत इजी हो जाता है। हम इसके थ्रू बहुत अच्छे से ब्रेन कर सकते हैं। ये हमारा फेलियर मोड्स हो गया। ठीक है, current control measures में approved SOP for material movement and personal movement defined controlled routes and sequence to prevent cross consumption between clean and non clean areas अवेलेबल। अगर नहीं है तो हमारे पास एसओपी हम बना लेंगे, इसी को हम क्या करेंगे टू बी करके एडिशनल कंट्रोल मेजर डाल देंगे। फिर ये हमारा फेलियर मोड्स है कौन सा, पुअर जोनिंग ऑफ क्लीन एंड नॉन क्लीन एरियाज, उसके अगेंस्ट में ये करंट कंट्रोल मेजर मोड दे दिए इसने। ठीक है, फिर ये हमारा इनसफिशिएंट स्पेस फॉर एडिशनल इक्विपमेंट और मटेरियल, तो उसके अगेंस्ट में भी देखो इसने बहुत सारे करंट कंट्रोल मेजर्स दे दिए। अभी अगर ये अवेलेबल है हमारे पास तो हम इसको करंट कंट्रोल मेजर मोड में लिखेंगे, अगर नहीं है तो हम इसको एडिशनल कंट्रोल मेजर मोड्स में डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब अभी क्या है कि हमारे पास जो इसके इनिशियल फेज है, जैसे कि हमारे पास क्या है कि इसका समरी है, मुझे वो चाहिए, मेथडोलॉजी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसी को बता बोल दूंगा, यहाँ पर क्लिक किया। अब लिख दे कि नाउ प्लीज प्रोवाइड बिलो डिटेल्स फॉर दिस क्यूआरएफ। तो अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर क्या डाला कि समरी एंड कंक्लूजन, प्लीज प्रोवाइड द ऑब्जेक्टिव एंड preamble of this QRM, प्लीज प्रोवाइड द स्कोप ऑफ दिस QRM, प्लीज प्रोवाइड द मेथडोलॉजी ऑफ दिस QRM। अब मैंने इसको यहाँ पर इसको प्लीज इसलिए लिखना है क्योंकि क्या होता है कि चैट जीपीटी ये क्या है कि मशीन वाला लर्निंग है। जब आप इससे रिक्वेस्टिंग मोड में बात करेंगे तो ये भी आपसे फॉर्मल
ही बात करेगा। अगर आपने इसको कुछ उल्टा सीधा लिख के दिया तो ये भी फिर आपको उल्टा सीधा लिख के देगा। देखो ये प्रीएम्बल हमको मिल गया कि क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द आईसीएच प्रिंसिपल Q9 to systematically identify, evaluate, and control potential risk associated with the introduction of new pharmaceutical product into an existing manufacturing facility। तभी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इसमें आपको चेंजेस करना है। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी को नहीं मालूम है ना कि आपके पास कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है। तो आप यहाँ से इसको इस तरह से कॉपी करो। ये हमारा क्या है, प्रीएम्बल है। तो इसको हम जाएंगे और हमारा जो टेम्पलेट है, ये हमारा टेम्पलेट का जो पॉइंट है, तो ये हम इसको प्रीएम्बल में डाल देंगे। ये प्रीएम्बल है, यहाँ पर इंटर किया, को हटाया, ये डाल दिया। तो क्या हो गया कि द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ आईसीएच Q9 एंड अकॉर्डिंग टू आवर प्रोसीजर। चला सकते हो, एंड अकॉर्डिंग टू एसओपी 101, जो भी नंबर है आपका एसओपी का, टू सिस्टमेटिकली इवेल्युएट आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। यहाँ पर आप डाल दो दैट इज पैरासीटामॉल टेबलेट 500 mg। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर ये डाल दो इनटू एन एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो आपके जो फैसिलिटी का नाम है वो यहाँ पर डाल दो। ठीक है, इसी तरह सिमिलर आपको यहाँ पर इसने दिया है, देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्यूआरएम। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और हमारे ऑब्जेक्टिव में डाल देंगे। स्कोप ऑफ द क्यूआरएम क्या है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, वहां डाल देंगे। तो अभी यहाँ पर आपको सिर्फ रिव्यू करना है। आप इसको जैसा बोलोगे ये आपको वैसा बना के देगा, लेकिन आपको क्या रिव्यू करना अच्छा आना चाहिए, क्या चीजें यहाँ पर छूटी है, कौन सी नहीं छूटी है, आपको ये सब कुछ पहले से पता होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आउट ऑफ स्कोप, मेथोडोलॉजी ऑफ द क्यूआरएम, द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। हमने आईसीएच Q9 R1 के अकॉर्डिंग पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया, कौन कौन से रिस्क थी, फिर उसको एनालाइज किया कि उसके अगेंस्ट में क्या क्या रिस्क हो सकती है। एनालिस कहाँ से करेंगे हम, कि सपोज करो कि प्रोडक्ट के जो इक्विपमेंट के पैरामीटर है वो मैच नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट रिपोर्ट में देखेंगे कितना टेम्परेचर है, कितना आरपीएम है, कितना स्पीड दिया हुआ है, क्या वो हमारे एग्जिस्टिंग इस पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसको बोलते हैं रिस्क को एनालिसिस करना। फिर हम क्या करेंगे, उसका एवेल्यूशन करेंगे और क्या कंट्रोल्स हमारे पास अवेलेबल है। वो हमारा स्टेज थर्ड हो गया। फिर रिस्क हमको जो जहाँ मिली, जहां पर हाई मिली, उसको हम कम्युनिकेट करेंगे। फिर जो रिस्क का रिव्यू करेंगे। तो और फिर हमारे पास ये समरी एंड कंक्लूजन आ गया। तो हमने जो बनाया उसके बेस पे हमको समरी कंक्लूजन मिलता है, तो हमको इसको प्रॉपर रिव्यू करना है। तो अभी ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, बट ऑलरेडी अगर आप इसका चैट जीपीटी का यूज करते हो तो आपको बहुत अच्छे से मतलब लिखना नहीं पड़ेगा, आपको कई सारी चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। बस केवल आपको उसको रिव्यू करना है और प्रॉपरली अरेंज करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा प्रॉपरली। अगर आप यहाँ पर कुछ भी आपको डाउट में हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ये अकरेंस को हमको यहाँ पर रखना है, O × D। एस अलग, हमारा सेवरिटी हमारा सेपरेट रहेगा। एस अकरेंस और डिटेक्टिबिलिटी। क्यों? क्योंकि जब हमारा डिटेक्टिबिलिटी बढ़ेगा तो हमारा अकरेंस कम हो जाएगा। अकरेंस मतलब क्या है कि कितनी बार हुआ। अगर वंस इन ईयर हो रहा है तो हम उसको 1 रेटिंग देंगे। अगर हमारा 10 टाइम्स इन ईयर हो रहा है तो हमारा वो 5 रेटिंग भी हो सकता है। तो अभी हमारा कितनी बार वो फेलियर हुआ है उस पर्टिकुलर पॉसिबल फेलियर मोड से, हमको ये हिस्टोरिकल डेटा निकालना है। जब हम रिस्क को एनालिसिस करते हैं ना, उस समय हमको ये चीजें मिलती है। तो अभी हमको सिर्फ सेवेरिटी को रेटिंग देना है, अकरेंस और डिटेक्टिबिलिटी को रेटिंग कब देना है, जब हम पूरी रिस्क को एनालिसिस कर लेंगे, हर एक पॉइंट को एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद ही हम ये करेंगे। ठीक है, तो अगर जो चीज नहीं मिलती हमारी, उसको फिर हम करंट कंट्रोल मेजर्स में डालेंगे और उसका हमारा जो रिस्क है उसको कम करेंगे। तो अभी यहाँ पर एक क्या होता है कि एक रिस्क प्रायोरिटी नंबर आरपीएन हमने डाल दिया। तो आरपीएन हमारा कितना हो गया, ये 20 है। जैसे अभी हमने नंबरिंग दिया है, इसको इसको कितना दिया, 5 दिया, इसको 4 दिया, और इसको हमने 1 दे दिया। तो अभी हमारा आरपीएन कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो हमारा प्रायोरिटी लेवल, जो रिस्क का लेवल है यहाँ पर हाई है। हाई मतलब कि 1 नंबर, मतलब कि इसको हमको सबसे पहली प्रायोरिटी देना है। तो हम यहाँ पर प्रायोरिटी लिख सकते हैं, हाई लिख सकते हैं, लो लिख सकते हैं, मीडियम लिख सकते हैं, या 1 2 3 भी लिख सकते हैं। मतलब कि रिस्क का लेवल कितना है कि 1 है, मतलब कि हमारा ये हाई प्रायोरिटी, मतलब कि सबसे पहले हमको ये एक्टिविटी करना है। तो हम यहाँ पर उसको इस तरह से भी सेग्रेगेट कर सकते हैं कि कौन कौन से हमको एक्शन आइटम पहले करने हैं, कौन कौन से एक्शन आइटम हमको बाद में करने हैं।
और कौन से एक्शन हमारे लॉन्ग टर्म में जाने वाले हैं, कौन से एक्शन हमारे शॉर्ट टर्म में आने वाले हैं। तो इस तरह से हम सारे चेंज कंट्रोल जब हम प्रोडक्ट का लेते हैं उसमें इस क्यूआरएम की हेल्प से हम कर सकते हैं। इसीलिए मतलब मैंने आपको बोला था कि जो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट है वो फार्मा इंडस्ट्री का ब्रेन है। मतलब कि आप इसका जितना अच्छे से यूज करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल देखो अभी मैं बात करता हूँ, चैट जीपीटी पे फिर से हम आते हैं, हमको इसने सारी चीज दे दी है। अब यहाँ पर हम उसको बोलते हैं कि आई वांट प्रिपेयर अ क्वालिटी क्यूआरएम फॉर न्यू इक्विपमेंट, प्लीज प्रोवाइड पॉसिबल फेलियर मोड रिलेटेड टू इक्विपमेंट, न्यू इक्विपमेंट, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी ये हमको यहाँ से उसके पॉसिबल फेलियर मोड्स दे देगा। ये अभी सर्च कर रहा है, हमको जो न्यू इक्विपमेंट जब भी आएगा हमारा उसके रिलेटेड हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो ये इसने दे दिया हमारे इक्विपमेंट सिलेक्शन एंड डिजाइन फेलियर मोड्स, कौन कौन से हो सकते हैं। अभी हमको यहाँ से पॉसिबल फेलियर मोड्स हमको छांटना है, मतलब जो हमारे काम के हैं, और उसके बाद फिर उसको हमको अलग से टाइप करना है उसको, और फिर उसको देना है कि इसके अगेंस्ट में कौन कौन से करंट कंट्रोल मेजर्स हमको स्टेब्लिश करना है, वो दे दो। तो अब इसको मैं यहीं पर बोल देता हूँ। अभी अगर मान लो कि आपको इंग्लिश भी नहीं आता है अच्छे से, तो आप इसको हिंदी में बोल दो। हाँ, हम बोल सकते हैं कि प्लीज गिव मी करंट कंट्रोल मेजर्स जो अभी जो अभी हमको पॉसिबल फेलियर मोड्स के लिए। इसको हिंदी में हम लिख देंगे तो हिंदी में भी ये काम करता है। देखो उन्होंने समझ गया। तभी उन्होंने इक्विपमेंट सिलेक्शन एंड डिजाइन रिलेटेड फेलियर मोड्स, रॉन्ग डिजाइन कैपेसिटी, कंट्रोल मेजर्स क्या दिया, यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक बनाया जाता है जिसमें। अब इसने क्या करा, हिंदी में दे दिया। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख के दो। अगर हिंदी में इंग्लिश में हिंदी में लिख दोगे तो भी दे देगा, जैसे इंग्लिश में दो, प्लीज प्रोवाइड इन इंग्लिश लिख सकते हो आप, इसको इंग्लिश में दो तो वो इंग्लिश में दो करके दे देगा आपको। अभी हमारा वो प्रीवियस चल रहा है, देखो ये हिंदी में दे रहा है प्रोवाइडेड होते हैं। अभी जैसे ये खत्म होगा फिर हमारा ये नया जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं इंग्लिश में दो, देखो अभी ये इंग्लिश में आ गया। गॉट इट। और इसने अ फार्मल यूजर रिस्क मैनेजमेंट इज प्रिपेयर डिफाइनिंग द इंटेंडेड यूज बेस साइज, ये हमको उसने इक्विपमेंट की जो डिजाइन सिलेक्शन और फेलियर मोड्स है उसके आगे में ये कंट्रोल मेजर्स दे दिया कि हमारे पास ऑलरेडी यूआरएस का प्रोसीजर है, और उसमें इक्विपमेंट की डिजाइन और उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया हम यूआरएस में लिखते हैं, और इसने यहाँ पर ये दे दिया। देखो ये पूरा सबके लिए दे दिया इसने। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। तो इसका यूज करना भी मतलब एक एक टेक्निक है कि आप कैसे इसका अच्छे से यूज कर सकते हो। और आप इससे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन भी ले सकते हो। जिस काम को करने के लिए हमको 7 से 8 लोग लगते थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए 7 से 8 लोग लगते थे, तो अभी हमको क्या करना है कि एक या दो लोग जो वेल ट्रेंड है, वेल एक्सपीरियंस पर्सन है, जिसको 5 10 to 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, तो वो कोई भी क्यूआरएम को विद इन 1 डे वो चैट जीपीटी की हेल्प लेके बना सकता है। ठीक है, तो अभी अगर आपका यहाँ पर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो चैट जीपीटी के जो ये प्रॉम्प्ट्स है, ये क्या कर सकते हो, आप इस तरह से लिख सकते हो पहले से ही फटाफट करके आपको क्या क्या उसको बोलना है, कैसे कैसे लेना है। या फिर आप उससे लाइव बात कर सकते हो, और जो चीजें अच्छी लग रही हो उसको पहले आप कॉपी कर लो, जो जो चीजें अच्छी लगती जा रही है उसको कॉपी कर लो। डायरेक्ट फॉर्मेट में मत डालो, पहले क्या करो कि आप पॉसिबल फेलियर नोट्स को अपने एक नॉर्मल वर्ड फाइल में बना लो, फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट में करंट कंट्रोल मेजर्स मांग लो, फिर उसको अपने यूआरएम में पेस्ट करो। तो एक ये चीज भी है। सो नाउ आई होप कि जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर अपने जो इसका जो प्रीवियस वीडियो है
जो वर्जन पार्ट 1 बोल सकते हैं हम उसको, उसमें मतलब जस्ट बेसिक ओवरव्यू कवर किया था। तो हम मैं उसकी लिंक भी यहाँ पर लगा दूंगा, आप उसको भी देख ले। तो और बाद में अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है चैट जीपीटी के यूज से रिलेटेड, कुछ भी क्वेश्चन है, और चैट जीपीटी का यूज केवल आप क्यूआरएम के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए कर सकते हो। तो आपको जिस चीज़ के लिए भी रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट करें कैसे उसका यूज करना है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। और आपके जो भी डाउट्स हो वो कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फोकस ऑन लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।